दोस्तों, आज हम मांडू घूमने वाले हैं, जो एक ज़माने में मालवा क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स बेहद प्रभावशाली है और उन्हें देखने में हम पूरा दिन गुजारने वाले हैं। लेकिन उन्हें देखने से पहले हम यहाँ पे राज्य करने वाले वंशों का क्रम समझ लेते हैं। सबसे पहले 9वीं सदी से 14वीं सदी तक परमारों ने राज किया। 14वीं सदी से 16वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत और 16वीं सदी के बाद मुगल, मराठा और शेरशाह सूरी। यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है सबसे ज़्यादा बने हैं दिल्ली सल्तनत के शासन में। उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत से ये मॉन्यूमेंट्स बनाने का श्रेय कोई नहीं खींच सकता। तो चलिए घूमते हैं मांडू। मांडू जाते वक्त रास्ते में बारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ा डर लगा कि मांडू ढंग से देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मांडू पहुंचते ही बारिश लगभग बंद हो गई। तो मांडू की शुरुआत करते हैं नीलकंठ महल से। यहाँ पे एक एएसआई का बोर्ड है जो ये कहता है कि ये महल बनाया था अकबर के जमाने में, और ये महल बना था एक शंकर भगवान के मंदिर के ऊपर। यहाँ पर बाद में लोगों ने एक शिवलिंग, त्रिशूल वगैरह वो सब डाला हुआ है, लोग आके पूजा भी करते हैं। लेकिन यहाँ का जो आर्किटेक्चर है एकदम मुगल स्टाइल का है, इसलिए इस जगह को आप गौर से देखिएगा। माहौल ऐसा है कि क्या पता ये जगह कल हो ना हो। कहते हैं कि फिल्ट्रेशन सिस्टम में इस तरफ से अगर सूखा पत्ता डालो और अगर उस तरफ पहुंचेगा तो आपकी इच्छा पूरी होगी। देखते हैं। लगता है शॉर्टकट में ही पूरी हो गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि बारिश हो गई, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम का जीवंत प्रदर्शन मिल गया। जब आप मांडू आ रहे हो तो इसे चखना मत भूलिएगा। इसे लोकली मांडू की इमली कहते हैं। खट्टा मीठा स्वाद होता है। ये एक्चुअली बाओबाब के पेड़ का फल है। अब बाओबाब का पेड़ अफ्रीका का पेड़ है, तो यहाँ पे कैसे आया वो कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक थियरी ये है कि जो अफ्रीका से ट्रेडर यहाँ पर आते होंगे, वो बाओबाब के पेड़ का बीज यहाँ पर लाए होंगे, यहाँ पर उन्होंने डाले होंगे और कुछ कुछ जगहों पे पेड़ उगाए हैं। मांडू में सबसे ज्यादा पेड़ है, तो आके डेफिनेटली चखिएगा बाओबाब यानी मांडू की इमली। ये अशरफी महल है। इसका उपयोग कई बार बदल चुका है। शुरू में ये एक संस्कृत पाठशाला थी, फिर बना मदरसा और आखिर में महमूद शाह की कब्र। लेकिन इसके पीछे एक गॉसिप वाली कहानी है जिसमें हमें ज्यादा रुचि है, तो सुनते हैं वो गॉसिप वाली कहानी। यहाँ के जो राजा थे उनकी एक उपपत्नी थी। उपपत्नी उन्हें बेहद पसंद थी, लेकिन वो मोटी और काली थी। तो मोटापन और कालापन दूर करने के लिए उन्होंने दो नुस्खे ट्राई किए। सबसे पहले यहाँ के पास के तालाब में कपूर डलवाया और कहा कि यहाँ पर रोज आके स्नान किया कर, इसलिए तालाब का नाम भी कपूर तालाब पड़ा।
फिर उन्होंने यहाँ के हर पादान पे एक एक अशरफी रखवाई, अशरफी यानी सोने के सिक्के, और कहा कि तुम्हें अशरफी तभी मिलेगी जब तुम एक स्टेप में एक पादान पार करती हो। धीरे धीरे इस तरह से उसकी फिटनेस लेवल भी सुधरी और कपूर तालाब में स्नान करके वो गोरी भी हो गई। ऐसे दोनों नुस्खे काम में आए। ये जामी मस्जिद है जो सीरिया दमास्कस के ग्रैंड मॉस्क के ऊपर आधारित है। यहाँ के जो गुंबज है उनका सिर्फ अलंकारिक महत्व नहीं है, उनका ध्वनिक महत्व भी है। ये ऐसे बने हैं ताकि इमाम की आवाज मस्जिद के हर कोने तक गूंजे। मस्जिद के बगल में एक छोटा सा रास्ता है, इसे एक और मेहराब समझ के गलती से भी तगाफुल मत करना, ये आपको एक बहुत ही खास इमारत तक लेके जाएगा। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, भारत का सबसे पहला संगमरमर का बना हुआ मॉन्यूमेंट कौन सा है? अगर आपका जवाब है ताजमहल, तो फिर एक बार सोचिए, क्योंकि जवाब है होशांग शाह की कब्र, जो ताजमहल के 200 साल पहले बनी थी। ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट्स इसे स्टडी करने के लिए भेजे थे। ये अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, जो संगमरमर की ड्यूरेबिलिटी का एक उदाहरण है। 19वीं सदी तक यहाँ सालाना उर्स होती थी, तो ये उन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। जामा मस्जिद के सामने एक प्राचीन चतुर्भुज राम मंदिर है। हाँ, वो अलग बात है कि जीर्णोद्धार के बाद यह प्राचीन बिल्कुल नहीं लगता। अब एक नजर डालते हैं दरिया खान स्मारक समूह पे, जिन्हें कई पर्यटक नजरअंदाज कर देते हैं। दरिया खान महमूद खिलजी के दरबार में एक अधिकारी थे। उनकी कब्र को गौर से देखोगे तो आपको होशांग शाह की कब्र से बहुत मिलती जुलती नजर आएगी। यहां से हाथी महल भी नजर आता है। नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके खंभे हाथी के पैर जैसे हैं। बारिश में कच्चा रास्ता पूरा भीग चुका था, इसलिए वहां तक जाना मुमकिन नहीं था। ये यहाँ का एको पॉइंट है। यहाँ कोई चट्टान वगैरह नहीं है, फिर भी आपकी आवाज 3 बार गूंजती है।
एक जमाने में ये संदेशा भेजने के लिए यूज होता था। देखते एको कैप्चर होता है कि नहीं माइक में। बारिश का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आमतौर पर न दिखने वाले जंतु भी रास्ते पे आ गए, जैसे कि ये गिरगिट। इसका न सिर्फ रंग पत्तों जैसा होता है, बल्कि चाल भी हिलती हुई टहनी जैसी होती है। गिरगिटों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वो जहां खड़ी होती है उस हिसाब से रंग बदलती है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त ये काली होती। गिरगिट अपना भाव दर्शाने के लिए रंग बदलती है। ये रानी रूपमती का पेविलियन है। यहाँ आके हमें रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी की बात करनी चाहिए, लेकिन पहले ऊपर जाते हैं, कोई बैठने की जगह ढूंढते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए। रानी रूपमती पेविलियन मांडू की चोटी की जगह है, यानी यहाँ आपको 50-75 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। ये जो दरवाजे आप देख रहे हो, यहाँ सैनिकों को ठहराया जाता था। अरे हाँ, मैं भूल जाऊं उसके पहले बाज बहादुर और रूपमती की कहानी। बाज बहादुर दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। एक बार वो जंगल से जा रहे थे और उन्होंने एक मधुर आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते करते वो जंगल में और अंदर गए तो वहां उनकी मुलाकात रूपमती से हुई। वो सिर्फ नाम की नहीं, चेहरे से भी रूपमती थी। दोनों में प्यार हो गया और बहादुर ने कहा कि मुझसे शादी कर लो। गौर फरमाइएगा, इजाजत मांगी थी, कोई जोर जबर नहीं किया था। अब रूपमती एक हिंदू चरवान थी और बाज बहादुर मुसलमान। लेकिन फिर भी उनको ये रिश्ते से ऐतराज नहीं था। सिर्फ इतना कि वो खाना खाने से पहले नर्मदा में स्नान किया करती थी, तो यहाँ आके उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो बाज बहादुर ने कहा ठीक है, उनके लिए पेविलियन बना के दिया जहाँ उनको नर्मदा के दर्शन हो, और पास में रेवा कुंड बनाया जहाँ पे नर्मदा का पानी भरा गया। फिर दोनों की शादी हुई। बाज बहादुर थोड़ा बहुत लिखते थे और रानी रूपमती अच्छा गाती थी, तो इस तरह से दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। लेकिन ये मौसीकी के चक्कर में बाज बहादुर का राज्य से ध्यान हटता गया। इस बात की बादशाह अकबर को भनक मिली और उन्होंने अपना आदमी भेजा आदम खान ये जगह कैप्चर करने के लिए। बाज बहादुर और आदम खान में लड़ाई हुई और बाज बहादुर हार गए। उनको क्षेत्र संन्यास लेना पड़ा और अकबर को सरेंडर कर लिया। अब आदम खान बढ़े मांडू की तरफ। उनके नापाक मंसूबों की भनक रानी रूपमती को हो गई और उन्होंने जहर खा के जान दे दी। इस कहानी पे बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। एक फिल्म में निरूपा रॉय ने रानी रूपमती का किरदार निभाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक संजय लीला बंसाली की इस कहानी पर नजर कैसे नहीं पड़ी। रानी रूपमती के पेविलियन से ही बाज बहादुर का महल दिखता है। अब हम वही चलते हैं। ये बाज बहादुर महल की वो जगह है जहां एक सिरे से रानी रूपमती गाया करती थी और दूसरे सिरे पे आवाज पहुंचती थी, जहां श्रोता बैठ के उसकी आवाज का आनंद लेते थे। यहाँ के अकूस्टिक्स ऐसे बने हैं कि आवाज एक तरफ से शुरू होगी, दूसरी तरफ पहुंचेगी। आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं।
ये महल का एक झरोखा है। यहाँ का ध्वनि विज्ञान इतना कमाल का है कि अगर यहाँ पर खड़ा होके कोई कुछ भी सामान्य आवाज में बोले तो बाग में खड़ा हुआ आदमी उसकी आवाज साफ सुन सकता है। अब तक हमने मांडू की सिर्फ आधी खूबियां देखी होगी। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो हम कवर करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। फिर एक बार जुड़िएगा जरूर।